सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 19 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। पिछले लंबे समय से हम वीडियोस को रेगुलरली नहीं डाल पा रहे हैं, शेड्यूल में आई व्यस्तता के कारण। मगर हमारा ये प्रयास रहेगा कि समय रहते ये डिले बिल्कुल ख़त्म करा जाए और वापस से जो एक चेन चली आ रही थी वीडियोस की, वो रेगुलर रहे। शुरू करते हैं। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने आज जो खबर है वो है इजराइल को यूएस का समर्थन है। द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन इजराइल के साथ फिलिस्तीन और को सहायता। यूएसए हमेशा चाहता है कि दोनों हाथों में कुछ ना कुछ मिले, कोई भी भूखा ना सोए, कोई खाली ना जाए। हालांकि यूएसए ने इस पूरे युद्ध में इजराइल के एजेंडे को सपोर्ट करा है और इजराइल का एजेंडा है कि इजराइल किसी भी तरीके से हमास नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना चाहता है। जी हाँ, यूएस ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जो वर्तमान में चल रही अस्थिरता है इन दोनों देशों के बीच में, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, वो एक अलग मुद्दा है। और अभी जो कलेक्टिवली सारे देशों का टारगेट है वो है हमास को ख़त्म करना, क्योंकि वो इस समय इजराइल पे बेवजह अटैक करके और शांति को भंग कर रहा है। ठीक है, यूएस देखिए पैलेस्टाइन का भी सपोर्ट करता है। यूएस आपका इजराइल में ट्रेड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा पार्टनर भी है। तो यूएस को असल में दोनों जगह को बैलेंस करके चलना होगा। यूएस अपना ये चीज़ क्लियर रखना चाहता है कि जियोपॉलिटिकली कोई भी मतलब बायसनेस ना निकले। ठीक है, बाइडेन ने कहा है हमें एक ऐसे रास्ते पर चलते रहना चाहिए ताकि इजराइल और फ़िलिस्तीन के लोगों सम्मान और शांति के साथ सुरक्षित रूप से रह सकें। मेरे लिए इसका मतलब द्विराष्ट्रीय समाधान है। आगे आते हैं। अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद की बड़ी खेप भेजी। फ़िलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के हमले करने के कुछ घंटों के भीतर ही अमेरिका ने क्षेत्र में युद्धपोतों और विमान भेजना शुरू कर दिए ताकि हमास के हर हमले का पलटवार करने के लिए इजराइल की मदद के लिए तैयार रह जा सके। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए मंगलवार को और 20 सैन्य जहाज़ तथा सेना भेजी है। तो यूएस के देखिए अपना जियोपॉलिटिकली जो ठीक लगता है वो कर रही है। हमें उसमें ऑब्वियसली क्लियर दिख रहा है कि इस समय यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही है और सिर्फ एक देश को बर्बादी से बचाने का प्रयास करा जा रहा है। युद्ध का चेहरा। इजराइल पर हमास के हमले के बाद युद्ध की जटिल होती तस्वीर में अब गाज़ा पट्टी में जैसे हालात पैदा हो गए हैं, यह समूची दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। विडंबना ये है कि युद्ध में शामिल सभी पक्ष बढ़ चढ़कर दावा यही करते हैं कि वह इंसानियत को बचाने के लिए दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि किसी भी पक्ष के हमले में आम लोग मरते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही हैं। सवाल है कि गाज़ा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले में 500 ज़्यादा लोग को क्यों मार डाला गया। देखिए अब ये जो खबर है ये असल में है एक दिन पुरानी छपी हुई जो रिपोर्ट आई होगी। जो इजराइल में जो अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही है कि गाज़ा पट्टी में बेसिकली हॉस्पिटल है, उस पर मिसाइल अटैक करा गया था। वो क्लेम पहले ये करा जा रहा था कि मिसाइल अटैक इसराइल ने करा है, जो कि इसराइल ने क्लियर कर दिया कि वो मिसाइल अटैक इसराइल ने नहीं करा है। ये खुद हमास के द्वारा लॉन्च करा गया था, जो कि शायद गलती से गाज़ा के ही हॉस्पिटल पे जाके गिर गया। अब इसमें एक और अपडेट ये आई है कि पहली बात तो वो हॉस्पिटल पे गिरा ही नहीं था, वो हॉस्पिटल की पार्किंग में जाके गिरा है। ठीक है, अगर ये हॉस्पिटल का प्रांगण है तो ये बेसिकली इसकी पार्किंग में जाके गिरा है। पार्किंग को नुकसान हुआ है। हाँ, पार्किंग में कुछ लोग थे जिन्हें बहुत बुरी तरह चोट आई है, मगर हॉस्पिटल को नुकसान नहीं हुआ है। हॉस्पिटल के सिर्फ शीशे टूटे हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल वगैरह है, बहुत नाम मात्र कहने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके है कि यह इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया है कि कैसे आम जनता इन दो युद्ध के बीच में परेशान है।
युद्ध अपराध एक संगीन आरोप माना जाता है, वॉर क्राइम जिसे हम कहते हैं, और ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून काम करता है। हालांकि इसकी जांच करना और वास्तविक अपराधियों को सजा दिलाना एक जटिल काम रहा है। फिर भी गाज़ा पट्टी में अस्पताल पर हमले के लिए जिसे भी जिम्मेदार माना जाएगा, उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध का आरोप लग सकता है। छोटे विवाद से लेकर बड़े स्तर पर जंग की स्थिति में जेनीवा सम्मेलन के तहत न केवल अपने पक्ष के बल्कि विरोधी सेनाओं के बीमारों, घायलों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार और उनके इलाज का नियम बनाया गया था। देखिए, हम जानते हैं जेनीवा डिक्लेरेशन जो आपका हुआ था, जेनीवा उनकी इस आपके डिक्लेरेशन के अंतर्गत डिफ़ाइन करा गया है वॉर क्राइम्स को, डिफ़ाइन करा गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को ड्यूरिंग दी वॉर टाइम में कैसे हमको, भले ही हम कितने एक दूसरे को मारने के लिए उतावले ना हो जाएं, हमें मानवता नहीं भूलनी है। तो यही है वॉर क्राइम्स में हम, इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। हॉस्पिटल्स को आप अटैक नहीं कर सकते, आपको एम्बुलेंस जो होगी उसको आपको गोलीबारी नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आदमी वो जंग लड़ा ज़िंदगी की। आपको स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे ज़बरदस्ती बॉम्ब गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक आपके लिए एक्सपेक्ट करा जाता है वॉर क्राइम में भी। देखिए, वॉर के दौरान आप किसी की मिलिट्री बेस को उड़ा दो, वो अलग चीज़ है। आप ट्रूप्स पे हमला कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब ये आप पता लगा हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हो, आप उस जगह पे हमला कर रहे हो जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे, तो वो गलत चीज़ है, वो वॉर क्राइम माना जाता है, मासूम लोग को मारना। यहाँ पे हमारे सामने जो अगला लेख आता है, ये बेसिकली है छिनतई ठिकाने भटकते गजराज। ये एलिफेंट को लंबे समय से जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि हाथियों के आवास की समस्या हो रही हैं, हाथियों को रहने के ठिकानों में अब कमी दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे हम सब ने मिलके, मतलब इंसानों ने उन जगहों पे अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है, अपना बसेरा कर लिया है, जिसके लिए हम जो हैबिटेट एलिफेंट्स के लिए बनाया गया है उसमें हम बिल्कुल भी उनको जीने नहीं दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एलिफेंट हैं गजराज हमारे, ये गाँव में जाके वहाँ के सामान्य जीवन में भी अक्सर एनकाउंटर्स की खबरें आती हैं, कैसे हाथी जंगल में गांव में घुस जाता है, फिर वहाँ पे लोग भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमने ही उनका जो आवास क्षेत्र जंगल है उसे पहली बात तो कम कर दिया है अपनी मानव बस्तियाँ बढ़ा के, और दूसरी बात हम ही लोगों ने जंगल को काटना भी शुरू कर दिया है, जिससे जानवर बाहर निकल के आ रहे हैं, जहाँ खासकर एलिफेंट। कई वर्षों से लगातार घटती आबादी के बावजूद हाथियों ने जिस तरह मानव बस्तियों में घुस कर तबाही मचाना शुरू की है, वह गहरी चिंता का विषय है। भूखे प्यासे हाथियों ने झुंड या अकेले हाथी पेट की आग बुझाने के लिए प्रायः किसी गांव, कस्बे, औद्योगिक इलाके या सड़क पर दिख जाता है। बीते 2 सालों में इनके उत्पात और लोगों की हुई असमय मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। कई राज्यों में इनके तांडव की भयावह तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। बीते 2-3 वर्षों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसे हाथियों के समूहों का सच सामने आया है, जो अपने झुंड में रह कर सैकड़ों किलोमीटर का रातों रात सफ़र कर रहे, जहाँ तहाँ तबाही मचाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ इस बारे में लेके कि भारत सरकार ने भी इस चीज़ को लेके एक मिशन जो हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू करा था, इसका नाम है माइक, MIKE, माइक मिशन है आपका बेसिकली। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसे माइक कहते हैं, ठीक है, इससे बेसिकली मॉनिटरिंग करते हैं किलिंग ऑफ एनिमल्स को लेके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एलिफेंट को मारना इलीगल कर दिया गया था। जो साइट्स कंजर्वेशन है, साइट्स जो रैंकिंग आपकी होती है, लिस्ट होती है, इसमें 2003 में ये मेंशन करा गया था कि हाथी को भी मारना इलीगल है। ठीक है, आगे आते हैं। आप इस माइक कंजर्वेशन जो आपका एफर्ट है, इसकी आप लोग ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये मिशन ये आपका कब लॉन्च करा गया था। ठीक है, हम आगे आते हैं। हम सोचते हैं कि खाने की तलाश में भटकते गजराज जंगलों से दूर आ जाते हैं, जो सोच नहीं है, सच नहीं है। असल में ये अपने पुराने उस ठोर पर ही आते हैं जो कभी इनका आशियाना था, मगर अब वह हमारे तरक्की के कंक्रीट जंगलों या खेत खलिहानों में बदल चुका है।
हाथियों की याददाश्त जबरदस्त होती है। ये अपने पारंपरिक आदतों और यादों की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित भी करते हैं। हमें लगता है कि वे आबादी बाग बगीचों या खेत खदानों से कैसे आ गए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही उनका जो ओरिजिनल आवास क्षेत्र होता है। देखिए, एलिफेंट्स की जो मेमोरी होती है बहुत तेज़ होती है। एलिफेंट्स याद रखते हैं लंबे समय तक चीज़ों को, और एलिफेंट जानते हैं वो कहाँ रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने अपना समय काटा है ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए वो अपने समय आने पे उन जगहों पे लौटने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। जिस तेजी से जंगलों का नाश हुआ, वनोपज घटा है, उसके चलते दूसरे जीव जंतु जैसे बंदर, हिरण, सांभर, जंगली सुअर और कुत्ते, सियार, नीलगाय भी कथित इंसानी बस्तियों और खेतों में आ धमकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसी मार्च में संसद को बताया कि पिछले 3 वर्ष में भारत में हाथियों के हमले के कारण 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई है। तो ये डेटा है, आप डेटा को देख लीजिएगा। हाथियों से हुए नुकसान की भरपाई और मानव मौतों के मुआवजे में करोड़ों रुपए जाते हैं, मगर सच यही है कि हाथियों की राह में इंसान खुद रोड़ा है। एक सर्वे खुलासा हुआ है कि भारत में 88 चिन्हित रास्ते हैं जिन्हें सदियों से हाथी आवागमन करते रहे हैं। वहीं 2017 में जारी महत्वपूर्ण जानकारियों वाले 800 पृष्ठ की अध्ययन राइट्स ऑफ पैसेज, हम बेसिकली राइट्स ऑफ पैसेज क्या होता है कि पैसेज मतलब होता है रास्ता देना, ठीक है, पैसेज में हाथियों में 101 भारतीय गलियारों संबंधी जानकारियां हैं। मतलब ये तय है, 101 ऐसी जंगलों में रास्ते तय करे गए थे जो हाथी यूज़ ही करते हैं। इनमें 28 दक्षिण, 25 मध्य, 23 पूर्वोत्तर और 14 उत्तरी पश्चिम बंगाल में और 11 उत्तर पश्चिम भारत में है। तीनों में 2 गलियारों में खेती होने लगी है, तो 2/3 में पास रेल लाइन। अब देखिए, ये जो इनके रास्ते होते हैं तय हैं नेचुरली, मतलब कि जाते ही हैं इनसे। अब या तो वहाँ पे रेलवे की लाइन डल गई है या वहाँ पे हमने खेती बाड़ी शुरू कर दी है। आगे आते हैं। हाथी अभयारण्य की बातें तो होती हैं, लेकिन रकबा तय होने के बाद उससे बनाना तो दूर, उल्टा घटा दिया जाता है। ये हम जानते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट लेवल पर कहीं ना कहीं पॉलिसी में कमी है। जहाँ तहाँ खुलती तमाम विकास परियोजनाओं से इंसानों और हाथियों का संघर्ष घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हाथियों के पुराने ठिकानों पर बढ़ते इंसानी प्रहारों को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2007 लेमरू रिजर्व को आनंद फानन में मंजूरी दी गई, जिसके कॉरिडोर में हाथी रहेंगे। ऐसे देखिए, बहुत सारे एफर्ट करे गए थे। जैसे माइक एफर्ट था आपका 1991 में करा गया था, 92 का था इसको। ठीक है, अगर आप देखिए, और हाल ही में आपका ऑपरेशन बी एक था। ठीक है, ये बहुत सारे मिशन हाथियों को लेके। एक आप बताइए कौन सा मिशन एक रिसेंटली शुरू करा गया हाथी को लेके कि वो रेलवे लाइन के पास में ना आए। ठीक है, चलिए, ये पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे किसी काम में नहीं आएगी। आगे आते हैं। खेल जगत की खबरें अभी इस समय क्रिकेट को ही आजकल अभी आ रहा है लंबे समय से करंट अफेयर्स में, तो अभी आपके लिए ये ठीक है, बट बहुत रेयरली ही ये पूछा जाता है स्पोर्ट्स में। तो हम आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी एडिटोरियल आज के लिए इतने काफ़ी था। अब सपना आप सबको इन एडिटोरियल से ये ध्यान रखना है कि एंड टाइम पे हमें कैसे इनसे की पॉइंट्स निकाल के लिखते रहने हैं, और उन की पॉइंट्स को इलैबोरेट भी करना है। उन की पॉइंट्स को इलैबोरेट भी करना है ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हमें फैक्ट्स ढूंढने के लिए कोई किताब ना ख़रीदनी पड़े, हम अपने ही फैक्ट्स से काम चला सकें। बाकी हमारे असंभव प्रयास रहेगा कि वीडियोस को रेगुलरली लाया जाए ताकि आप लोग के बीच में डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की एनालिसिस मिले। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। मोहयू